हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन। आई एम नीरज सैनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप लोगों को प्लानर मिल गया होगा। प्लानर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्लासेस देखी होंगी, कितने चैप्टर कितनी क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। जैसा आपके बैच में आपको बता ही दिया गया था स्टार्टिंग में कि हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे उनका कोशिश होगी कि बिल्कुल समराइज्ड करके सारे टॉपिक्स को लेते हुए समराइज का मतलब ये हुआ कि जितने भी टॉपिक्स हैं, समरी का वर्ड तो थोड़ा सा अलग मीनिंग निकलता है, मैं गलत बोल गया। समरी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को लेते हुए बार बार स्टूडेंट के दिमाग में बार बार उन्हीं वर्ड्स को ना बोलते हुए सारे टॉपिक्स टू लाइन हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। जैसे मैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आज स्टार्ट करूंगा तो इसमें बेसिक टर्म्स मैं हमेशा पढ़ाता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि रिपीटर बैच में ये पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना नहीं चाहिए, बट फर्स्ट क्लास में ही अगर मैं ऐसा करूं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा ना बैठ जाए कि ये तो शॉर्ट चल रहा है। शॉर्ट में कुछ भी नहीं होगा, सब डिटेल में होगा। और इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आप लोगों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से पहले कुछ बेसिक टर्म्स ज़रूर बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये फीलिंग ना आए कि यार हम लोगों के साथ तो कुछ अन्याय कर दिया या बहुत कम पढ़ाया गया। कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशन एक ऐसे स्टूडेंट्स को तो हो सकता है बुरी लगेगी जिसने कि अच्छी स्टडी कर रखी है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आया होगा कि सर मुझे तो बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है तो उन लोगों के दिमाग का जो साइकोलॉजिकल कीड़ा निकालने के लिए मैं बेसिक टर्म्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है बेसिक टर्म्स आप लोगों के लिए एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 90% जो टर्म्स हैं वो आप लोगों को आते हैं। कुछ जो किसी स्टूडेंट को 10-20% नहीं आते होंगे, उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल जाए। तो मैंने बेसिक टर्म्स में सारे टॉपिक्स पहले से पॉइंट्स लिख दिए हैं, बस एग्जाम्पल लिख दूंगा यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों को लगे यार बहुत फास्ट चल रहा है, पर मैंने कहा ना बेसिक टर्म्स जैसा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाने की ही ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल थोड़ा सा मेरे मुंह से एक बताने की ज़रूरत है, जो मैं आप लोगों को बता के आगे स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट है बेसिक टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप लोगों को जब डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई जाएगी तो ध्यान से सुन लीजिएगा, दो तीन तीन बार बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार में कंसंट्रेशन से आप लोगों को सुनना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। थोड़ा सा चेंज करूंगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो है वो है हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट भी आ जाए तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, टेट्रावेलेंट कार्बन तो एसेंशियल होता ही है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन भी होगा ही हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे हैलोजेंस आ जाएं, फास्फोरस आ जाएं, तो भी उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहा जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इन एलिमेंट में से कोई एलिमेंट आ जाए तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये एलिमेंट्स ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कैटिनेशन। इस नेचर में पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं। इन सभी एलिमेंट्स में से कार्बन के, अकेले कार्बन के जितने कंपाउंड बनते हैं और अदर एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन भारी पड़ेगा। कार्बन के जितने कंपाउंड्स बनते हैं वो नेचर में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके 90% कंपाउंड तो कार्बन के ही होते हैं और बचे हुए 10% कंपाउंड अदर एलिमेंट के होते हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता रहा हूं मैं, आपको आइडिया दे रहा हूं कि इतने सारे कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, और कार्बन के इतने कंपाउंड्स बनने का रीजन है, राज है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है, कैटिनेशन वर्ड का मतलब है कि अगर सेम टाइप के एटम्स
सेम टाइप मतलब सेम एटम, आइडेंटिकल एटम्स अगर आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाकर एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करें तो इस प्रॉपर्टी को ही कैटिनेशन कहा जाता है। आइडेंटिकल एटम्स में लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ही क्या है, कैटिनेशन है। तो आप लिखोगे तो नहीं, है ना, मैं बोलता तो रहूंगा बीच बीच में, यहाँ चलो लिखो, पर मुझे पता है आप लिखोगे नहीं, और लिखना चाहो तो लिखो। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी बिटवीन अमंग आइडेंटिकल एटम्स, कार्बन 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 की एक बहुत बड़ी सी चेन बन जाए, है ना, या फिर फास्फोरस 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 की एक बड़ी सी चेन बन जाए, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। कार्बन में मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसके दो रीजन हैं। पहला तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इस कारण से कार्बन की कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन है उसमें भी कैटिनेशन होता है, जर्मेनियम में भी होता है, फास्फोरस में भी होता है, बट सबसे ज्यादा कार्बन में ही होता है, ठीक है। तो पहला तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइडिया लग गया होगा, कैटिनेशन आइडिया लग गया होगा। सेकंड है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मुझे पता है सबको आता है ये। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में केवल और केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे, ठीक है, केवल क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। लेकिन किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, जिनमें भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, कंपाउंड्स विच हैव कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एटलीस्ट वन बॉन्ड होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। जैसे यहाँ एक एल्कीन दिया है, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ एक कीटोन बना के दिया हुआ है आप लोगों को, ये कीटोन बना के दिया हुआ है, और इस कीटोन में यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा इस जगह, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब आप बोलोगे कि सर यहां भी तो एक डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को फिर हम कीटोन तो बोलते हैं, लेकिन ये एक सैचुरेटेड कीटोन है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कीटोन है, जबकि ये वाला कंपाउंड एक अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि यार कीटोन्स को क्या बोले, तो कीटोन्स सैचुरेटेड भी होते हैं, कीटोन्स अनसैचुरेटेड भी होते हैं। क्लियर है। तो सैचुरेटेड मतलब जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हो, अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो। इन डेफिनेशन को बस दिमाग में रखिए। और मुझे पता है मेजर पोर्शन आता है, कहीं कहीं पोर्शन के अंदर आप लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन में कहीं उलझ जाते हो, तो फिर ये सहारा मिलेगा आप लोगों को। थर्ड डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आइडिया तो है ही, साइक्लिक बोला है ना भाई, होमोसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक, तो मतलब कंपाउंड तो साइक्लिक ही है, क्लोज चेन है। लेकिन अगर किसी रिंग में, किसी साइक्लिक कंपाउंड में सेम टाइप के एटम उस पूरे कंपाउंड में हैं, उस पूरे रिंग में एक ही तरह के एटम हैं, कार्बन 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 ही हैं, या कोई और भी हो सकता है, सल्फर 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 ही हैं, तो वो कंपाउंड होमोसाइक्लिक कहलाएगा। लेकिन अगर रिंग में कोई भी डिफरेंट एटम आ गया तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। एक से ज्यादा तरह का कोई भी एटम आ गया, अकेला एक सिंगल एटम भी आ गया, सिंगल एटम भी डिफरेंट एटम आ गया, हीट्रो एटम आ गया, तो उससे क्या कहा जाएगा, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेशन आप एक बार देख लियो, क्या है डेफिनेशन, साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव ओनली एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनमें मौजूद हों, और साइक्लिक कंपाउंड्स हैव एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम या पॉलीवैलेंट हीट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। ये कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स अगर उस डिफरेंट एटम वाली रिंग में हो तो वो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, वापस बोलता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड है, ऐसा नहीं बनाऊंगा, ये कंपाउंड है CH2 CH2 और CH2,
ठीक है, इस कंपाउंड में केवल कार्बन 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 है, तो ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर रिंग में केवल कार्बन ही हो, ऐसी होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके रिंग में केवल कार्बन ही हो, तो उसे कार्बोसाइक्लिक बोल दो। तो ये तो होमोसाइक्लिक है, बट ये जैसे कार्बन 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 ही है, मान लीजिए हर कॉर्नर पे कार्बन है और बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये क्या हो गया, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है, हो गया होगा ना। जैसे बेंजीन है, चलो फिनॉल लेते हैं। फिनॉल में ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड, ये रहा OH फिनॉल। तो फिनॉल एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक क्यों है भाई? कि रिंग में तो केवल कार्बन ही है ना, ऑक्सीजन तो रिंग से बाहर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में एक ही तरह के एटम है, वो तो होमोसाइक्लिक है, और एक भी डिफरेंट आ गया, एटम आ गया, तो वो हेटेरोसाइक्लिक एटम, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, देख लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट है, मैं जानबूझ के थोड़ा फास्ट ही जा रहा हूं आपको। वैसे तो फर्स्ट क्लास में कभी भी फास्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट भी तक जाता है, लेकिन ये बेसिक टर्म है ना, ये बेसिक टर्म मैं फास्ट ही पढ़ाऊंगा। IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी कोई बताने की चीज़ है? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उनका फॉर्मूला लिख दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बता दो कि ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, बस उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। क्या बचा है इसमें? जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6 है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन्स है, 6 ऑक्सीजन है, उसे इंडिकेट कर दिया, लिख दिया, बस वही मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या बताना है? फिर भी मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज को इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड और समथिंग, जो भी है। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के एटम्स को, एग्जैक्ट नंबर को जो इंडिकेट करता है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एग्जांपल लिया मैंने ग्लूकोज का, कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये भी कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कुछ फार्मूलाज के बारे में बता रहा हूं। एक तो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा एक और होता है स्टीरियो फार्मूला, अभी नहीं बताऊंगा वो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, कौन इंडिकेट करता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। एटम्स की आपस में कनेक्टिविटी को इंडिकेट करने वाला है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स अबाउट द स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी अमंग एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला इंडिकेट करता है। तीन तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं, सब पता है, लेकिन हो सकता है बचपन में पढ़े थे जो भूल गए। मेरे को तो आज ऐसी फीलिंग आती है, आज भी जब मैं ये पढ़ाता हूँ, तो यार ये पढ़ा तो बचपन में था, उसके बाद में कभी यूज नहीं किया। ना तुम यूज करोगे ना मैं यूज करूंगा आगे, बस बताने के लिए ही है। फर्स्ट है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा है बॉन्डलाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। मुझे ये ज्यादा प्यारा है, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर सभी को पता है। अगर ब्यूटेन को एक्सटेंडेड फार्मूला के फॉर्म में लिखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। हर बॉन्ड को बताना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और उस 4 कार्बन पे इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, आपस में H किस तरीके से जुड़े होते हैं। ये तो जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो है इस एक्सपेंडेड फार्मूला, एक्सपेंड करके मॉलिक्यूल को लिख देना। लेकिन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता है कि भाई ज़्यादा बॉन्ड्स को ना शो करो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये CH3 ये CH2 CH2 CH3, या और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक एक H का C का बॉन्ड इंडिकेट नहीं किया है। लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला और भी आसान है, फटाफट बन जाए।
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जैसे मैंने ब्यूटेन का ही बनाया है, ब्यूटेन के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरीके से बना के दे दिया जाएगा। क्यों बनाया गया है कि हर कॉर्नर, ये जो कॉर्नर्स हैं वो कार्बन को इंडिकेट करते हैं इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, और उस कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद होगा ही होगा, ऐसा मानते हुए हाइड्रोजन को लिखा ही नहीं जाता। ये कॉर्नर है, यहां कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो पता ही है, तो इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से बना हुआ है, लेकिन अब इस कार्बन पे जो 3 वैलेंसीज हैं वो किसने सेटिस्फाई की होगी? हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की होगी, ऐसा मान लेते हैं, मान लो। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एटम आ गया तो उसको तो लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया तो उसे लिखना पड़ेगा, और नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है तो उसे भी लिखना पड़ेगा। बट कार्बन पर जो हाइड्रोजन से उसे ना लिखो तो भी चल जाएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है? लिखो जल्दी से। चले आगे। नेक्स्ट है एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड समझते हैं? नहीं समझते होंगे ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स मैं आज की क्लास में तो इतना बता देता हूं कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर को आप एरोमेटिक मान लो, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाने के लिए मुझे आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, जीओसी पढ़ानी पड़ेगी, तब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। आज तो एरोमेटिक का नाम समझ लो, और जितना तुम एरोमेटिक के बारे में जानते हो उतना दिमाग में बिठा के रखो। अभी तो जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है ना, वास्तव में वही एलिफेटिक है। जैसे बेंजीन एरोमेटिक है, एलिफेटिक नहीं है। मीथेन ओपन चेन कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक ही होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं होते। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। या एल्कीन हो, कोई मीथीन, मतलब मीथीन तो होता नहीं है, इथीन हो, प्रोपीन हो, या कोई ब्यूटेनोइक एसिड हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक होता है। क्या लिखा हुआ है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो एसाइक्लिक हो, क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कैसा भी हो सकता है वो, कैसा भी हो सकता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक है, एली लगा दिया ना, एली मतलब एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो कि एलिफेटिक है, अर्थात जो कि एरोमेटिक नहीं है, वो सभी क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। डेफिनेशन देख लो, साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक का मतलब हो गया नॉन एरोमेटिक, तो साइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे, अच्छा एलिफेटिक की डेफिनेशन एग्जांपल तो लूं, एलिफेटिक के एग्जांपल ले लो यार, ये लीजिए, मीथेन एलिफेटिक है ना, कोई एल्कीन एलिफेटिक है, कोई एसिड हो ओपन चेन वाला है, एलिफेटिक है। ये साइक्लिक आ गया तो ये भी एलिफेटिक है, बट ये साइक्लिक एलिफेटिक है इसलिए इसे एलिसाइक्लिक बोल दिया जाएगा। ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एलिसाइक्लिक, ये एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। हाँ, हीट्रोसाइक्लिक भी है, चलो एलिसाइक्लिक है। और एलिसाइक्लिक में कौन सा एलिसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है कि हीटेरोसाइक्लिक है? इस रिंग में डिफरेंट एटम आ गया तो ये एक हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। THF बोलते हैं इसे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, फ्यूरिन इसे कहा जाता है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो। ये फ्यूरिन है, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, कंपाउंड का नेम है, जो कि एक हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? इसमें कोई कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। बेंजीन एरोमेटिक का शुरुआत ही यहीं से करते हैं हम लोग। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हीटेरोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है? तो भाई ये होमोसाइक्लिक है, क्योंकि इस रिंग में तो केवल और केवल कार्बन ही है, और एरोमेटिक तो है ही, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है,
एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ही इसमें, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये एक ओपन चेन एल्कीन बनाई है, ये साइक्लिक तो नहीं है बट एलिफेटिक तो है ही, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला कंपाउंड एलिफेटिक है क्या, तो हाँ भाई ये भी एलिफेटिक है, साइक्लिक एलिफेटिक है, तो एलिसाइक्लिक भी है, एलिफेटिक भी है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो इसमें अनसैचुरेटेड है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कोई भी नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। ये वाला साइक्लिक और नॉन एसाइक्लिक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। होमोजीनियस सीरीज होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम जनरल फॉर्मूला हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगातार कोई डिफरेंस आता हो, मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज लगातार बढ़ती हो या कम होती हो, ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए। डेफिनेशन देख लो आप। आज की क्लास में तो फास्ट ही चलेंगे थोड़ा, एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है, सही बताऊं तो मैं इस तरीके से कभी पढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ टॉपिक ही ऐसे हैं कि पढ़ाना पड़ रहा है। तो होमोलोगस सीरीज में a series of compounds in which members of series contain following properties। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और फंक्शनल ग्रुप ही तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल फंक्शनल ग्रुप होता है, वही तो फंक्शन करता है, इसलिए तो नाम ही पड़ा है फंक्शनल ग्रुप। तो उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए उस सीरीज के अंदर, जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n और समथिंग समथिंग, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, वो तो होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके बारे में बात करेंगे अभी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताऊंगा आगे, अभी तो इसको लिख लीजिए। सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है किसमें? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में। लेकिन क्या नहीं होता है, क्या डिफरेंट होता है? ये तो सेम होता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, क्योंकि वो कंपाउंड डिफरेंट है। हालांकि ये बोलना गलत हो गया, कंपाउंड डिफरेंट होते हैं तो कई बार मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो जाता है आइसोमर्स में, बट वो उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट होता है, उनमें कार्बन हाइड्रोजन्स वगैरह सेम नहीं होते। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? डिफरेंट इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला समझते हैं, जैसे C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसमें 6 और 6 अगर कॉमन ले लिया जाए तो CH हो गया ना, अगर मैं 6 को कॉमन ले लूंगा तो बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला ये है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखा जाए तो उसे इंपेरिकल फार्मूला कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इसको सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखें, इसमें 6 कॉमन ले लो, 6 से और बड़ा तो और कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो 6 कॉमन ले लें तो CH2O ये वाला आएगा। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है कि C5H कितना करें, कर देते हैं 15, हो तो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ज़्यादा दिमाग लगा दिया मैंने। C4H6 और O8 ऐसा कर देता हूँ, बना दिया अपने मर्जी से। तो इसमें अगर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4 तो कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन ले लें, तो इसमें 2 कॉमन ले लिया। कोई एक कंपाउंड है जिसके एक मॉलिक्यूल में इतने कार्बन, इतने हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन है, मान लेते हैं, तो उस कंपाउंड में अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो गया C2H3O4। ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनका इंपेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। हालांकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटीज जरूर होती हैं,
लगातार फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ रही होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा, ऐसी प्रॉपर्टीज जरूर आएंगी उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ये तो देख लो आप लोग। फंक्शन ग्रुप सेम होगा, जनरल मेरे को रिपीट नहीं करना चाहिए, फास्ट लेना है। चलो आगे, होमोलोगस सीरीज में लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो जो एलिमेंट्स, दो होमोलोगस सीरीज के दो जो मेंबर्स हैं, कोई भी दो मेंबर्स हैं, उनके बीच का अगर मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस निकालोगे तो n इंटू 14 का डिफरेंस आएगा। एक्चुअली इसमें n नंबर ऑफ CH2 का डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दिया मैंने। टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग difference between molecular weight, molecular formula equals to n into n CH2 का डिफरेंस होगा। n यहां पर एक इंटीजर नंबर है, n CH2 का डिफरेंस होगा। अभी बता देता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे कोई एल्केन है, एल्केन की सीरीज है, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यही होता है। इसका फर्स्ट मेंबर एक कार्बन वाला मीथेन है, इसका फर्स्ट मेंबर मीथेन है एल्केन का। एल्केन का जो सेकंड मेंबर है, n की वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, तो मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। C3H8, C4H10, ये सभी एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। सभी का जनरल फॉर्मूला सेम है, इंपेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH4 ही है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 होगा। ठीक है, ये होमोलोगस एल्केन होमोलोगस सीरीज है। जैसे एल्कीन की मैं बात करूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये जनरल फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाद में बात करेंगे। और एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 कार्बन वाला होता है, तो 2 कार्बन वाला होता है, और n देख लो डबल है, 4n हो जाएगा, यहाँ पे 4H हो जाएगा। अगर C3 है तो H6 हो जाएगा, C4 है तो H8 हो जाएगा। ये एल्कीन का होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। ऐसे ही मान लीजिए एल्काइन भी होता है। एल्कोहल की बात करूं मैं, एल्कोहल में एल्केन से एक H निकालकर OH ग्रुप लगा दिया जाता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है ना एल्केन का जनरल फॉर्मूला। उसमें से एक H को हटा दिया जाए, एक H कम कर दिया जाए और OH ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये उसका जनरल फॉर्मूला हो गया। किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला में जैसे फर्स्ट मेंबर आता है CH3OH, ये एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है, एक H को हटाकर OH लगा दिया। मिथाइल अल्कोहल जिसे कहा जाता है, ये इथाइल अल्कोहल है, सेकंड मेंबर है एल्कोहल्स का। ये प्रोपाइल अल्कोहल है, ये ब्यूटाइल अल्कोहल है। कई तरह के अल्कोहल्स होते हैं, इन सभी में और भी बहुत सारी हो सकती है। तो होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज है जिनका फंक्शन ग्रुप सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है। इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस निकालो, देखो इन दोनों के बीच में एक तो कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस निकालो तो एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में निकालोगे तो 2 कार्बन का डिफरेंस है और 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो n नंबर ऑफ CH2 का डिफरेंस होगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में 14 का डिफरेंस है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट के बीच में भी 14 का डिफरेंस है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट के बीच में 14 × 2 का डिफरेंस है। ये है CH2 का डिफरेंस। n नंबर ऑफ CH2 का डिफरेंस होता है दो एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आएगा, जैसे इसके बीच में और इसके बीच में भी CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, यहां तक तो लिखो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। कार्बन प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन कौन सा होता है, हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन कौन सा होता है। कार्बन तो 4 तरह के होते हैं। कार्बन के लिए डिग्री की बात करें तो ये प्राइमरी कार्बन भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी कार्बन भी होता है,
3 डिग्री कार्बन जिसे बोल देते हैं, एंड क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन भी होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है। किसी भी कंपाउंड में ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। अगर ये कार्बन, जैसे ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन केवल एक कार्बन से बॉन्डेड है तो ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 3 एंड 4, तो इट इज 4 डिग्री मीन्स क्वाटरनरी कार्बन। दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मतलब कोई कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है उसके बेसिस पे कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई की जाती है। अब हाइड्रोजन की डिग्री कैसे आइडेंटिफाई की जाती है कि वो हाइड्रोजन किस तरह के कार्बन से बॉन्डेड है। वो हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये 3 हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड हैं, तो ये तीनों का हाइड्रोजन्स जो होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। कहने का मतलब कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई की जाती है कि वो कितने कार्बन से बॉन्डेड है, और हाइड्रोजन की डिग्री आइडेंटिफाई की जाती है कि वो किस डिग्री के कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है। तो इस कंपाउंड में ये प्राइमरी कार्बन है और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स है। क्लियर है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैं, कितने हाइड्रोजन्स हैं, उनका नंबर बताओ। प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्शरी कितने हैं एंड क्वाटरनरी कितने हैं। हाइड्रोजन तो खैर क्वाटरनरी होता ही नहीं है। तो इसमें प्राइमरी कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन प्राइमरी है, और उन 5 कार्बन्स पे, सभी कार्बन पे अभी 3 हाइड्रोजन से निकाल के देख लो। 3 हाइड्रोजन यहाँ है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 3 हाइड्रोजन यहाँ है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पता है ना। कॉर्नर पे ये जो है 3 कार्बन है, तो कितने हो गए? 15 हो गए। ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, 2 ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, और उन दोनों सेकेंडरी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स है। ये टर्शरी कार्बन केवल एक ही है और उस टर्शरी कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है। क्वाटरनरी कार्बन भी यहाँ एक ही है और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी कि किसी कंपाउंड में अगर कोई कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी कार्बन है, 3 कार्बन से, समझ गए होंगे, और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है तो वो क्वाटरनरी कार्बन है, और हाइड्रोजन की डिग्री आइडेंटिफाई की जाती है कि वो किस डिग्री के कार्बन से बॉन्डेड है। इसके अलावा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पढ़ा होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड पढ़ा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन पढ़ा होगा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ कंपाउंड्स में डिग्री का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो यहां 9th पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड अमीन्स। एल्काइल हैलाइड के लिए अगर कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि उस कंपाउंड में जो हैलोजन है, जैसे ये हैलोजन है, क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, कुछ भी है, तो ये हैलोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है, तो इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर किसी कंपाउंड में हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, ये हैलोजन एक ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो कि 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया ये। अगर किसी कंपाउंड में, जैसे ये कंपाउंड है और यहां ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन किस तरह के कार्बन से बॉन्डेड है? टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो गया। ये एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हैलोजन किस तरह के, किस डिग्री के कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है। अल्कोहल्स के लिए देखते हैं, जैसे हैलोजन्स वैसे ही अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में OH ग्रुप किस कार्बन से बॉन्डेड है, प्राइमरी से बॉन्डेड है कि सेकेंडरी से कि टर्शरी से, उसके बेसिस पे अल्कोहल्स की डिग्री आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे ये अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है।
ये अल्कोहल है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है। इस कार्बन का बॉन्ड 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, इसलिए इसे सेकेंडरी कार्बन कहा जाएगा और इस अल्कोहल को एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कहा जाएगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये एक टर्शरी अल्कोहल है। अच्छा, ऐसा हो जाए तो ये OH यहां भी है और यहां भी है, तो भाई ऐसा बोला जाएगा कि ये तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इस पूरे अल्कोहल के लिए प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोल सकते, किसी अल्कोहलिक ग्रुप के लिए, ये इस OH ग्रुप के लिए कि भाई ये वाला OH ग्रुप प्राइमरी अल्कोहलिक। भाई ये जो टर्म्स बता रहे हैं ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की भाषा है, लैंग्वेज है, समझाने के लिए। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे रिएक्शन की बात पढ़ा रहा हूँ कि यार ये एक रिएजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए लैंग्वेज तैयार की गई है। तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इस पूरे अल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अमीन्स भी 3 तरह की होती है। प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से बॉन्डेड होता है, R इक्वल्स टू कोई रेडिकल है, मतलब कार्बन कंटेनिंग रेडिकल, ये थोड़ा सा अलग है। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है, याद रख लीजिएगा, 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है। और टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। ये डिफरेंट 3 कार्बन्स उसमें होने चाहिए, तब जाके वो टर्शरी नाइट्रोजन कहा जाता है। नाइट्रोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है कि सेकेंडरी से बॉन्डेड है, इसके बेसिस पे नहीं देखा जाता है। याद रखिएगा, अमीन्स थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला अमीन है, ये अमीन है, ये अमीन है। ये तीनों के तीनों अमीन प्राइमरी अमीन है क्योंकि ये तीनों अमीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अमीन्स के अंदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे देखा जाता है। तो ये कार्बन, ये अमीन, ये नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए प्राइमरी है। ये भी एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, चाहे वो कार्बन सेकेंडरी ही क्यों ना हो, फिर भी ये एक प्राइमरी अमीन ही है। ये भी एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए ये भी 1 डिग्री अमीन ही है, प्राइमरी अमीन ही है, ठीक है। अगर कोई नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, जैसे कि ये वाला है 2 कार्बन से बॉन्डेड, तो ये सेकेंडरी अमीन है। ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये एक टर्शरी अमीन है। क्लियर हो गया। अमीन्स में नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्डेड है उसके बेसिस पे डिग्री आइडेंटिफाई की जाती है। चलो ये एग्जांपल्स लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन एक वाइड टॉपिक है जिसको आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ोगे तुम, 2-3 क्लास लगती है उसको पढ़ाने में। बट कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आसानी से बता सकता हूँ। यहाँ अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन की, ये तो एलिमेंट्री चीज़ है। बस किसी स्टूडेंट को बताना हो कि हाँ भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 11th के स्टूडेंट को बताना हो तो बस वो थोड़ा बहुत रटवा दिया जाता है। तो बस वैसा ही कुछ पॉइंट हैं। जैसे कार्बन है, मैं केवल कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ पर, फॉर कार्बन। अगर किसी कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड समझते हैं ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, फिर सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। सॉरी, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वो कंपाउंड वो जो कार्बन है वो sp3 कार्बन होगा, sp3 कार्बन होगा। अगर उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर कार्बन की जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं,
3 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 1 पाई बॉन्ड है, तो वो sp2 होता है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो वो sp होता है। बस इतना ही बताना था, अभी ये बताना था बस। परसेंट एस कैरेक्टर की बात भी बता ही देता हूं। sp3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बने हुए ऑर्बिटल्स। 4 ऑर्बिटल हो गए, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s है, मतलब 25% s कैरेक्टर हुआ। तो s कैरेक्टर कितना हो गया? 25% s कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर है ये, परसेंटेज s कैरेक्टर। एक मिनट, s कैरेक्टर। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर s कैरेक्टर निकालें तो इसका मतलब ये है एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनके बना हुआ ऑर्बिटल है। एक ही है, 3 में से एक s है, तो मतलब 33.33% s कैरेक्टर हो गया। तो 33.33% s कैरेक्टर हो गया। ठीक है, sp के अंदर एक s है और एक p है, मतलब 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। ये थोड़ा सा बता दिया ऐसे ही। क्यों बता दिया? क्योंकि ये बताना पड़ेगा आगे मुझे कि जिस एलिमेंट में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बनता है, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। ये बताना पड़ेगा मुझे फ्यूचर में। ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि जब s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी बोला भी नहीं मैंने। हम तो कंपाउंड इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। बहुत टफ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ये मीथेन है, इस मीथेन में ये कार्बन कौन से स्टेट में है आपको बताना है। ये ईथीन है, ईथीन में ये कार्बन किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है वो बताना है आपको। ये एक और कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन्स हैं वो किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है वो आपको बताना चाहिए। बताओ मुझे। चलो बता दो कि सारे कार्बन, जितने भी कार्बन हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। उनका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे या पीडीएफ से लिख रहे होंगे। तो जो भी है उनका आंसर यहां बनाओगे। करें? मैं करूं या तुम करोगे? चलो मैं करता हूं, क्योंकि तुम नोट्स थोड़ा बना रहे हो। ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन हैं और चारों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन एक sp3 कार्बन है। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है ये बना के दिखा देता हूं। चलो, ऐसी सिचुएशन है ना, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, और यहां सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो जब किसी कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक पाई बॉन्ड हो तो वह sp2 स्टेट में होता है। तो ये वाला जो कार्बन है ये भी sp2 स्टेट में है और इसका ये कार्बन भी sp2 स्टेट में है। ठीक है, इस कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हो गया। इस कार्बन पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी sp3 हो गया। इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और जब एक डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होगा, तो बचे हुए 3 सिग्मा ही होंगे, तो ये क्या हो गया? sp2 हो गया। सिमिलरली ये भी sp2। इस कार्बन पर भी एक ही सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी एक ही पाई बॉन्ड है। इस कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक सिग्मा है, ये सिग्मा है,
ये पाई है, ये भी पाई है, तो ये क्या हो गया, sp हो गया। 2 सिग्मा है, 2 पाई है। यहाँ भी इस कार्बन पे 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये sp स्टेट में है। इस कार्बन पे 1 पाई है, बचे हुए सभी सिग्मा है, तो ये sp2 है। इस कार्बन पर 2 सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 पाई है और 2 सिग्मा है, और ये रहा 1 सिग्मा, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया मैं, यहाँ 1 सिग्मा है और 2 पाई है, और इधर 1 सिग्मा है, तो कुल मिला के इस कार्बन के लिए तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए, ये भी sp स्टेट में हो गया, सिमिलरली ये भी sp स्टेट में हो गया। कुछ पॉइंट्स मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताए हैं, लेकिन इनको आपको समझ के, इसे समझ के फिर सॉल्व करना चाहिए। वास्तव में जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, वैसे सभी सब्जेक्ट में होता है कि थ्योरी के बाद में एक एग्जाम्पल स्टूडेंट को अपने हाथ से करना चाहिए। तो अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, वैसे बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नहीं बना रहे हैं, PDF से पढ़ रहे हैं, तो भी आप एक कॉपी लेके बैठें, और जब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो वीडियो पॉज करके उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना चाहिए, तो तुम्हारा फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये चीज़ मैं बार बार तुम्हें नहीं बोल पाऊँगा, मैं तुम्हें फटाफट चीज़ों को बताता जाऊँगा, बट तुम्हारे सामने टेक्नोलॉजी है, तुम उसका यूज़ करके वीडियो पॉज करो और उसको जो कॉन्सेप्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करके। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जेमिनल कंपाउंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है जेमिनल एंड विसिनल कंपाउंड्स। जेमिनल कंपाउंड्स का मतलब है कि एग्जाम्पल लेके ही समझा देता हूं कि जैसे ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर किसी सेम कार्बन पर 2 सेम ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे जेमिनल कहा जाता है। तो जेमिनल डाइब्रोमाइड है, ये कंपाउंड है, तो ये भी एक जेमिनल डाइक्लोराइड है। एक ही एटम पर 2 सेम ग्रुप है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है, इस पर 2 फ्लोरीन लगा दिए, तो ये भी जेमिनल है। ये सभी जेमिनल के एग्जाम्पल लिए मैंने। ठीक है, विसिनल का मतलब क्या है, पास वाली पोजीशन पे 2 सेम ग्रुप अटैच्ड है। जैसे ये CH2 और ये CH2 है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। एडजेसेंट पोजीशन पे 2 ग्रुप सेम ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे क्या कहा जाता है, विसिनल कहा जाता है। ये भी विसिनल है, एडजेसेंट पोजीशन पे 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 2 अल्कोहल जुड़े हुए हैं, OH ग्रुप, ये भी विसिनल है। ठीक है, तो विसिनल का मतलब हो गया एडजेसेंट पोजीशन पे 2 सेम ग्रुप हो, और जेमिनल का मतलब हो गया सेम पोजीशन पे 2 सेम ग्रुप हो। क्लियर है? कॉन्जुगेटेड, नेक्स्ट है क्यूमुलेटेड एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। किस तरह के बॉन्ड्स को कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं, किसे क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं, किसे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं, वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, जल्दी तक यहां तक तो लिखो आप। कॉन्जुगेटेड का मतलब है ऑल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, एक बॉन्ड छोड़ के फिर सिग्मा बॉन्ड छोड़ के फिर हो गया, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। समझ गए ना, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है। क्लियर है? कॉन्जुगेटेड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब क्यूमुलेटेड का मतलब है लगातार डबल बॉन्ड हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड CH2, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, सॉरी क्यूमुलेटेड है। CH2 फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, लगातार अगर डबल बॉन्ड हो तो क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स है, और ना तो कॉन्जुगेटेड हो और ना क्यूमुलेटेड हो तो वो आइसोलेटेड है। जैसे ये वाला और ये वाला, ना तो ऑल्टरनेट नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए, 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए, तो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं, क्यूमुलेटेड भी हो सकते हैं और आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ाते पढ़ाते बीच में यूज करेंगे, तो ये टर्म्स आपको आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं।
लिख लिया होगा। नेक्स्ट 13th पॉइंट पे चलते हैं। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, प्रोपेगाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी पोजीशन है। क्या है कि किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो एल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी एडजेसेंट sp3 पोजीशन, जो कार्बन वाली पोजीशन है, उसे कहा जाता है एलाइलिक। किसी एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन को एलाइलिक कहा जाता है। किसी एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जस्ट पास वाली एडजेसेंट sp3 पोजीशन को प्रोपेगाइलिक कहा जाता है। किसी एरोमेटिक रिंग की जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन को बेंजाइलिक कहा जाता है। कहा जाता है, बस आना चाहिए हमें। बताओ वापस एग्जांपल देके। देखो ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली ये वाली sp3 वाली कार्बन वाली जो पोजीशन है, इसे कहा जाएगा एलाइलिक। ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास में यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ये दोनों ही कार्बन क्या हैं भाई, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी, ये दोनों ही कार्बन एलाइलिक कहलाते हैं। और इन कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है वो एलाइलिक हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। तो ये दो एलाइलिक पोजीशंस हैं, समझ गए। तो एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है। और लेते हैं एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट पास वाली पोजीशन कौन सी कहलाती है, प्रोपेगाइलिक या प्रोपार्जिलिक भी बोल देते हैं, प्रोपार्जिलिक, चलो ठीक है, प्रोपार्जिलिक, प्रोपार्जिलिक पोजीशन कहलाती है। ठीक है। किसी एरोमेटिक रिंग की जस्ट पास वाली पोजीशन, ये रही एरोमेटिक रिंग और उसके जस्ट पास में ये रहा sp3 कार्बन, ये sp3 है। तो ये वाली जो पोजीशन कहलाती है ये कहलाती है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। ठीक है, जैसे ये बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग है, और इसके जस्ट पास में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों भी बेंजाइलिक हैं। क्लियर है। तो डबल बॉन्ड के पास वाली sp3 पोजीशन एलाइलिक, ट्रिपल बॉन्ड के पास वाली प्रोपार्जिलिक, और फिर एरोमेटिक रिंग के पास में बेंजाइलिक कही जाती है। लिख लो जल्दी से। आगे चलें आगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। मतलब अनसैचुरेशन जैसा कुछ है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो लिखा हुआ है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वैसा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन का पॉइंट है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज कैलकुलेशन दैट डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स और पाई बॉन्ड्स। मतलब कुछ नहीं है, उस कंपाउंड में कितनी रिंग है और कितने पाई बॉन्ड्स है, उनको कैलकुलेशन करने का एक तरीका है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। किसी कंपाउंड में एक रिंग है इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड भी है और एक रिंग भी है, इसका मतलब उस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। तुम समझ नहीं पाए होंगे, मैं समझाता हूं। देखो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड रिंग काउंट करनी है। जैसे C3, मैं बात करता हूं एल्केन की बात करता हूं भाई, एल्केन की CnH2n+2 इसकी बात कर रहा हूं मैं। प्रोपेन की बात कर रहा हूं, 3 कार्बन लेता हूं जानबूझ के, C3H कितने होंगे 8 है ना। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, ये स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। अब इसमें मैं 2 हाइड्रोजन्स कम कर देता हूं,
इस जनरल फॉर्मूला में अगर मैं 2 हाइड्रोजन्स कम कर दूं तो जनरल फॉर्मूला बनेगा ये वाला। और इस जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 हाइड्रोजन कम किए हैं तो यहां हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, C3H6। ठीक है, अब मैं इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन कैसे कम कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, सुनो। यहां से एक H हटा दिया, यहां से एक H हटा दिया और एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, सेटिस्फाई करनी है ना वैलेंसी। तो ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, 2 हाइड्रोजन हटाए तो एक अनसैचुरेशन आ गया डबल बॉन्ड का। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें और दोनों हाइड्रोजन को हटा के इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दें। यहां से हाइड्रोजन हटाया और इस कॉर्नर से हाइड्रोजन हटाया और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिया। ये इसका भी फॉर्मूला वही है, इसका भी फॉर्मूला वही है। इसमें अनसैचुरेशन है, इसमें तो अनसैचुरेशन नहीं दिखाई दे रहा, बट कुछ भी नहीं, हमें तो पाई बॉन्ड और सिग्मा पाई बॉन्ड और रिंग काउंट करनी है। तो किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड हो या एक रिंग हो, उसका फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा कि एल्केन से 2 हाइड्रोजन हटा दिए गए होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन हटा दिए गए होंगे तो ही बना होगा। तो अनसैचुरेशन आ गया, ऐसा हम बोल देते हैं। इस कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है, इनमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है। इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU जिसका 1 है। जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन और कम करता हूं, 2 हाइड्रोजन और कम कर दिया मैंने, तो उसके रेस्पेक्ट में जो मोस्ट सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है उसके रेस्पेक्ट में इसमें 4 हाइड्रोजन कम हो गए। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। अब इसमें 2 हाइड्रोजन और कम कर दो तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, यहां से H निकालो, यहां से H निकालो और ट्रिपल बॉन्ड बना दो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, यहां से एक H निकाल दो और यहां से एक H निकाल दो, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो। और यहां से भी कहीं से 2 H निकाल के डबल बॉन्ड बना दो। समझ रहे हैं? इसका और इसका सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है और इन तीनों का ही जनरल फार्मूला भी यही है। और इन कंपाउंड्स में मोस्ट सैचुरेटेड जो कंपाउंड था उसके रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन्स कम किए गए हैं और इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी कंपाउंड में मोस्ट सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है उससे रिलेटेड, उसके रेस्पेक्ट में जितने हाइड्रोजन्स कम करते जाओगे, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम करते जाओगे, उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता जाएगा। अगर 4 हाइड्रोजन कम किए हैं उसके रेस्पेक्ट में तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा। 10 हाइड्रोजन्स कम किए हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 हो जाएगा। कुल मिला के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप ऐसे देख सकते हैं कि उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है या कितनी रिंग है। जैसे इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है ना, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड में भी 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये नहीं बताता है कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। जैसे ये कंपाउंड सैचुरेटेड है बट इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक डिफरेंट चीज है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, इसे लिखो। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके फॉर्मूला मैं बता देता हूं, जल्दी से लिख लो यहां तक तो। आगे बढ़े, लिख लिया होगा आपने तो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है, आप बस काउंट कर लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। अगर उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है तो दिख जाएगा आपको पाई बॉन्ड और रिंग्स, तो आप इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, उसका फार्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया, तो उस केस में आप लोगों को ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तब ऐसे कैलकुलेट कर लेना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स -2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूलाज हैं, बस ये तो ऐसे कैलकुलेशन समझाने के फॉर्मूलाज हैं। लिख लो उसको, ज़्यादा बड़ा हो गया। लिख लो इनको। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है तो, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो ये यूज कर लो। कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, अभी बताता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। फटाफट लिख लो इनको तो। हो गया? बनाओ जल्दी से। ये लो, ये क्वेश्चन है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई करो। ये कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है, और नेक्स्ट पेज पे और मैं कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाई हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के बेसिस पे वो फार्मूला अप्लाई करो। आपको दिया था मैंने ये वाला, ये फार्मूला लगा सकते हो। सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, वरना मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूला क्या था? CN का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तुम समझे थे ना? CN का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये रहा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, माइनस क्या था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यही था ना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस हेलोजन एटम्स माइनस नाइट्रोजन एटम्स। तो प्लस हेलोजन एटम तो है ही नहीं, नाइट्रोजन एटम भी नहीं है, -2 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही तो था। तो ये कितना हो गया? ये 10 डिवाइड बाई 2 5 हो गया, और 6 - 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। ऐसे कैलकुलेट कर लो। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले तो तुम सारा कैलकुलेट करो, तुम्हें सॉल्व करना है। मैंने तो बोल दिया, तुम्हें तरीका बता दिया। मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हुई आप लोग, फटाफट कैलकुलेशन करते हो। अब शॉर्ट ट्रिक सुन लो। जो भी कंपाउंड दिया हो, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा आपको निकालना है। जब भी किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, सबसे पहला काम करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? उस जो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है उसका कंपैरिजन एल्केन से करो। एल्केन से कैसे? अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते। अगर ये एल्केन होता तो इसमें हाइड्रोजन इसके डबल से 2 ज्यादा होते, मतलब 14 होते। 14 नहीं है, यहां तो 12 ही है भाई, यहां तो 12 ही है। तो क्या करना है? कितने हाइड्रोजन कम है 14 से रेस्पेक्ट में? 2 हाइड्रोजन कम है। तो जितने हाइड्रोजन कम होना उसका आधा कर दो। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन कितने होते? 12 तो कार्बन है, तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते ना, 2n+2 होते। तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते, मतलब 24 नहीं होता, 26 होता। और 26 के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन कम है? 8 हाइड्रोजन कम है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 4 आएगा। देख लो, सही है। और ये तो तरीका मैंने बोला ना, अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन कितने होते? 26 होते हैं, उसके रेस्पेक्ट में 8 कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। अगर ये एल्केन होता, ये वाला ये एल्केन होता तो इसमें हाइड्रोजन कितने होते? 30 होते शायद, है ना? डबल से भी 2 ज़्यादा होते, 30 होते। 30 के रेस्पेक्ट में कितने कम है? 22 कम है क्या? ओफो,
22 कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 11 हो गया इसका, 11। एक बार वापस कैलकुलेट कर लूँ, डबल से 2 ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, और उससे कम हो गया। मेरी देखो मैथ्स थोड़ी वीक है, तो ये 22 कम है, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 11 है। अगर ये हाँ, अब ऑक्सीजन आ गया इसमें, तो ऑक्सीजन आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, कम छोड़ दो, ऑक्सीजन को भूल जाओ। अगर ये एल्केन होता तो इसमें हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होते, 8 ही होते। ऑक्सीजन को मैं चिंता नहीं करता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा क्योंकि 8 ही है। ऑक्सीजन की कोई परवाह नहीं करना, लेकिन हेलोजन्स हो या नाइट्रोजन हो तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। हेलोजन्स होते हैं तो ये समझ लीजिएगा एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन आते हैं। तो अगर ये हेलोजन नहीं होता तो हाइड्रोजन एक ज्यादा होता, क्योंकि हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आते हैं ना। तो एल्केन से कंपैरिजन करना है, तो ये 7 कार्बन वाला एल्केन कंपैरिजन करूंगा तो ये मानते हुए करूंगा कि इसमें हेलोजन नहीं है, तो एक हाइड्रोजन ज्यादा है। जितनी हेलोजन्स हो उतने हाइड्रोजन बढ़ा दो। भाई ये फॉर्मूला जो था उसमें ये प्लस किया था ना, तो जितनी हाइड्रोजन है, अगर हेलोजन्स हैं तो उतने हाइड्रोजन बढ़ा दो, उस हाइड्रोजन में ऐड कर दो, और नाइट्रोजन है तो माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो जितनी हेलोजन्स हैं उतने हाइड्रोजन इंक्रीज कर दो, तो हाइड्रोजन कितने हो जाने चाहिए? 12 हो जाने चाहिए। अब कंपैरिजन कर लो। अब इसका कंपैरिजन किससे करोगे? एल्केन से करोगे। 7 कार्बन वाला एल्केन मतलब हाइड्रोजन होने चाहिए कितने? 16। पहले तो मैंने हेलोजन हटा दिया, नाइट्रोजन हटाऊंगा, हेलोजन्स के लिए हाइड्रोजन इंक्रीज कर दूंगा, नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन डिक्रीज कर दूंगा, और फिर कंपैरिजन करूंगा एल्केन से। तो मैंने इसको हेलोजन को हटाया तो हाइड्रोजन एक ज्यादा हो गया। अब कैलकुलेशन किया एल्केन से, अब एल्केन से कैलकुलेशन करो कितने हाइड्रोजन कम है? 4 हाइड्रोजन कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा। इसमें हेलोजन है तो एक हाइड्रोजन इंक्रीज कर दो, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 14 हो जाने चाहिए। तो ये C9H14 का कंपैरिजन किससे करोगे? एल्केन वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से करोगे। अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन कितने होते? 30 होते, 20 होते। C9H डबल से 2 ज़्यादा तो 20 होता। 20 के रेस्पेक्ट में 6 हाइड्रोजन्स कम है, तो DU की वैल्यू 3 हो गई, DU की वैल्यू 3 हो गई। समझ गए? ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन, अब क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन बढ़ाया था, इसमें डिक्रीज कर देना, इसमें डिक्रीज कर देना। क्यों कर देना वो छोड़ो तुम, तो डिक्रीज करके कैलकुलेशन करोगे। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आया है, नाइट्रोजन नहीं है, तो अब कंपैरिजन एल्केन से कर लो। ये C10 है तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा 22 होने चाहिए। 22 के रेस्पेक्ट में कितने कम है? हाँ भाई 14 कम है ना, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। लिख लो यहां तक। हो गया? फॉर्मूला आप लोगों ने वैसा भी कैलकुलेट किया होगा, और जो मैंने तरीका बताया वो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो पॉज कर लो, पहले फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, चलो आगे। ये वाले कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं, इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता हूँ, और भी शायद मैंने कंपाउंड दिए हैं, वो घर करनी है, सारे अभी नहीं करेंगे। ये वाला कंपाउंड है, सुनो, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परवाह करते नहीं है। हेलोजन है तो हेलोजन होंगे तो मैं हाइड्रोजन क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा, 2 बढ़ा दूंगा। और नाइट्रोजन होते हैं तो मैं हाइड्रोजन को डिक्रीज कर देता हूँ। तो इफेक्टिवली मुझे एक हाइड्रोजन डिक्रीज करना है, तो मुझे एक हाइड्रोजन डिक्रीज करना है, 2 ही होंगे, ठीक है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? एल्केन से कंपैरिजन करना, एल्केन है तो C6H14 होना चाहिए, 14 के रेस्पेक्ट में 12 कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 आने वाला है। ऐसे सॉल्व कर लेना। 6 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें 6 रिंग है? पता नहीं। उसमें 6 पाई बॉन्ड है? पता नहीं। इसमें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है? पता नहीं। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है? कुछ नहीं पता। इस कंपाउंड में 6 आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब यह है कि उस कंपाउंड में टोटल रिंग प्लस जितने भी पाई बॉन्ड है, जितने भी रिंग्स हैं, उन सब का सम 6 है। ये हमें नहीं पता है कि उसमें रिंग का साइज 3 मेंबर है कि 6 मेंबर है। हमें ये नहीं पता है कि उसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है तो किस किस के बीच में पाई बॉन्ड है, कुछ नहीं पता है। बस हम लोग आइडिया लेते हैं, ऑप्शंस में से चूज कर लेंगे फिर अगर दिए होंगे तो।
ठीक है ना। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। अभी तक के स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर नहीं दी हुई थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए थे, अब मैंने स्ट्रक्चर दे दी। अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, जितनी रिंग प्लस जितने पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 क्यों आया, क्योंकि एक रिंग है एक पाई बॉन्ड है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, रिंग एक भी नहीं है, रिंग प्लस पाई बॉन्ड, ऐसे ही तो कर रहा था। डी का फॉर्मूला बताया भी मैंने तुम्हें पिछले पेज पर। तो इसमें रिंग कोई नहीं है, पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी एक पाई बॉन्ड है। अरे पाई बॉन्ड बताया ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 पाई बॉन्ड है, तो डी की वैल्यू भी 4 हो गई। यहां रिंग कितनी है, रिंग तो एक ही है, और पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 + 3 हो गया। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है नैफ्थलीन में, तो दो तो रिंग दिखाई दे रही है, और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड है, 7 हो गया। अब इसमें यूं रिंग बना के दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, 3 पाई बॉन्ड इधर गिन लो, 3 पाई बॉन्ड इधर गिन लो, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। इसमें बताओ भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जल्दी से। एक तो रिंग दिखाई दे रही है, ये लो भाई, एक तो रिंग है, और पाई बॉन्ड कितने काउंट कर लेते हैं, 2 तो पाई, 3 पाई बॉन्ड तो रिंग में है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 है डी की वैल्यू। अरे ये तो पता होगा ना आप लोगों को, ये क्या है, CONH2 मीन्स अमाइड। अमाइड में होता है C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। CN का मतलब साइनाइड, साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। COCl का मतलब है C डबल बॉन्ड OCl, एसिड हैलाइड है ये, तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। COOH का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OOH, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ऐसे मैंने कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक रिंग, 11 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इन क्वेश्चंस को जब भी टीचर आपको दे तो खुद सॉल्व करना चाहिए। आप 1-2 एग्जाम्पल समझ के, मतलब जो टीचर बता रहा है वो 1-2 एग्जाम्पल समझा देता है, ठीक है, लेकिन उनको समझने के बाद में सॉल्व करना तुम्हारा काम है, तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ, बेसिक टर्म का आखिरी पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं जिन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, और साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं जिन्हें क्लोज चेन कंपाउंड कहा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड भी होमोसाइक्लिक हो सकते हैं जिनकी रिंग में एक ही तरह के एटम्स होते हैं, हीट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं जिनकी रिंग में डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। होमोसाइक्लिक भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हो सकता है, हीट्रोसाइक्लिक भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोनॉइड भी हो सकता है, नॉन बेंजोनॉइड भी हो सकता है, ये भी एरोमेटिक बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड हो सकता है। बेंजोनॉइड का मतलब 6 मेंबर बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें। जैसे ये तो एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, समझ गए ना, ऐसा भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक और एलिफेटिक का एग्जांपल ये लो, ये होमोसाइक्लोहेक्सेन मैंने लिया है, होमोसाइक्लिक है, एलिफेटिक है, होमोसाइक्लिक है, एलिफेटिक है बट अनसैचुरेटेड है, हो सकता है। अगर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक का एग्जांपल लूं तो बेंजोनॉइड का मतलब बेंजीन जैसा, जैसे ये बेंजीन है, ये हो सकता है, ये भी बेंजोनॉइड है, नैफ्थलीन भी बेंजोनॉइड होता है, ये हो सकता है। होमोसाइक्लिक में नॉन बेंजोनॉइड का एग्जांपल लेंगे तो एक वो आता है, ये आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा अभी, ये हो सकता है पढ़ा हुआ हो, ये आता है एज्यूलिन, एज्यूलिन, ये नॉन बेंजोनॉइड है, बेंजीन नहीं है, एक 7 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में।
तो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक हो और नॉन बेंजीनोइड हो, मतलब बेंजीन जैसे नहीं हो। उनके बारे में बाद में करेंगे। हीट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक बहुत सारे, ये THF बताया था मैंने, ये एलिफेटिक ही तो है, सॉरी एलिसाइक्लिक ही तो है, लेकिन हीट्रोसाइक्लिक है। बेंजीनोइड में हीट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल आता है ये पायरिडीन, इसे पायरिडीन कहा जाता है। नॉन बेंजीनोइड में आता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया है। तो ये तो था IUPAC नॉमेनक्लेचर से पहले कुछ बेसिक कुछ पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए, और अगर आपको आते भी हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। मैंने टाइम ज़रूर दिया इसमें, लेकिन आपको ये डेफिनेशंस आनी ही चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है इससे। ये तो केमिस्ट्री की सिंपल लैंग्वेज है। अब हम बुक पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक तो कंप्लीट करो जल्दी से, फटाफट से लिख लो। लिख लिया? हेडिंग डाल लीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर, और इसमें स्टार्टिंग में सम इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, ये 3 प्रायोरिटी ऑर्डर हैं जिनके बेसिस पर मैं आप लोगों को सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना सिखा दूंगा। हालांकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में याद रखना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो याद भी रखेंगे हम लोग, प्रैक्टिस भी करेंगे। 3 प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है कि हम लोग मेन चेन सिलेक्शन किस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर उसकी नंबरिंग करनी पड़ती है, तब जाके उसका नेम लिखते हो, और नेम भी किसी ऑर्डर में लिखते हो। किसे पहले लिखना है किसे बाद में लिखना है, उसी की इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर मेन चेन सिलेक्शन, और मेन चेन सिलेक्शन के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि उस चेन में जिसे भी आप मेन चेन मान रहे हो, उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप उसके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है या डिफरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप बराबर हैं, उसके बाद में देखना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। मान लो उस चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम्स ज्यादा से ज्यादा हों, उस चेन को मेन चेन मान लेना। पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन नहीं देखते हैं, कार्बन लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखते, पहले वो चेन देखते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो, चाहे कार्बन कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कम है या फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड देखो, ट्रिपल बॉन्ड देखो, वो ज्यादा होने चाहिए। फिर अगर ये भी नहीं है तो कार्बन एटम्स ज्यादा होने चाहिए। मान लीजिए किसी डिफरेंट चेन्स में, किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग है, और उस ब्रांचिंग में कुछ डिफरेंट चेन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स भी सेम है, तो फिर आप क्या देखोगे, उस चेन्स पर जिस चेन पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उसे इंपॉर्टेंस दोगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो साइड चेन्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो देखोगे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं। अगर इससे बात ना बने, मान लीजिए उन चेन्स पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी इक्वल हैं, तो फिर आप देखोगे लोवेस्ट सेट ऑफ पोजीशन। ये क्या है, ये पहले जो रूल्स मैं बता रहा हूं ना, बस उसको ऐसा कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिख लो, बस एग्जाम्पल आते क्लियर कर दूंगा मैं। लोवेस्ट सेट ऑफ पोजीशन, किसकी पोजीशन देखनी है, पहले तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखोगे। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन से बात ना बने तो मल्टीपल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन से बात ना बने तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखी जाती है। और यहां से भी आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कौन सी मेन चेन है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल
ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसका ख्याल रखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है वो किस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो ऐसा कैसा याद रखना है, बस सीक्वेंस क्या है इतना तो याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देकर याद दिलाना समझाना मेरा काम है। आप लोगों को तो ये बताया गया है ना कि पहले फंक्शन ग्रुप देखो, ये ऑर्डर याद करके बताओ। प्रायोरिटी ऑर्डर लिखने का मतलब यही था स्टार्टिंग में, ये ऑर्डर लर्न करना है। ऐसे कैसे मेन चेन सिलेक्शन का रूल आ गया तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में मेन चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टार्टिंग से एंड तक यही चीजें यूज होने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। जब मेन चेन सेलेक्ट हो गई तो फिर आप उस चेन की नंबरिंग करोगे। तो उस नंबरिंग करने के लिए चेन की किस कॉर्नर से नंबरिंग करें, तो कॉर्नर से नंबरिंग करने के लिए यही चीज देखी जाती है। यहाँ ये दोनों पॉइंट देखना पड़ता है। मतलब आप उस कॉर्नर से नंबरिंग करें जहां से लोएस्ट सेट आए। लोएस्ट सेट क्या होता है मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। लोएस्ट पोजीशन मान लो आप, है ना। लोएस्ट पोजीशन आए किसकी, पहले फंक्शन की पोजीशन देखो, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। अगर उससे बात ना बने तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो। उस कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो ये वाला आ जाए। मतलब एक मिनट, मतलब आप उस कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करें जिस कॉर्नर से लोवेस्ट पोजीशन आए, लोवेस्ट सेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन मान लो, अभी सेट वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। लोवेस्ट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख लो। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप जहां से पास में आए उस तरफ से नंबरिंग करो। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो आप कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड देखो, मल्टीपल बॉन्ड पास में होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो आप देखो कि उस चेन में उस और से नंबरिंग करें जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा हो, साइड चेन पास में आ रही हो। अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी दोनों तरफ से सेम है तो फिर आप देख लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख लो, उसके बेसिस पे नंबरिंग कर दीजिए। ऐसा करने से चेन की नंबरिंग हो जाएगी। अरे भाई ये थ्योरी का पॉइंट है, एग्जाम्पल तभी आएंगे जब मैं दूंगा, और उन्हीं से ये थ्योरी के पॉइंट क्लियर होते हैं। वास्तव में होता ही है कि थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए जाते हैं, तब चीज़ें क्लियर होती है। तब फिर अब उसके बाद में क्लास में जब एग्जाम्पल कराएंगे उसके बाद में आप घर बैठ के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को और दिक्कत आएगी और उन दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ोगे। तब आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रांग होगा कि हाँ ऐसा करना है, प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जिंदगी में भी एक तो थ्योरेटिकल चीज़ें होती है तुम्हारे दिमाग में, जब प्रैक्टिकली वो तुम्हारे सामने समझाई जाती है तो थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। और फिर जो ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको सॉल्व करते हो आगे बढ़ते हो, तब स्ट्रेंथ पड़ती है। अभी तो क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेमिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया और उस चेन की नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखने बैठोगे तो नाम भी तो किसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे, सब जगह सेम नाम आना चाहिए IUPAC नेम। तो एक ऑर्डर है, एक रूट वर्ड है, उस रूट वर्ड से पहले जो आते हैं वो प्रीफिक्स है, बाद में आते हैं वो सफिक्स है। एक रूट वर्ड बोल देते हैं, मैं कई बार वर्ड रूट बोलता हूं। रूट वर्ड क्या इंडिकेट करता है सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। रूट वर्ड से पहले दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं, रूट वर्ड के बाद में दो तरह के सफिक्स होते हैं। सबसे पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद में रूट वर्ड, और रूट वर्ड के जस्ट बाद में प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, लिखना जरा। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद में रूट वर्ड, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स।
उस नेम में ये दोनों पॉइंट तो एसेंशियली होते ही होते हैं। ये दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये दोनों होते ही होते हैं। कैसे होते हैं देखो बताता हूँ। क्या होता है रूट वर्ड, कौन से प्रीफिक्स होते हैं सेकेंडरी, कौन से प्राइमरी, अभी बता देता हूँ। फटाफट यहाँ तक तो लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स उस कंपाउंड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, उनका नेम लिखना है सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको आपको स्टार्टिंग में लिखना है। स्टार्टिंग में मतलब सबसे पहले यहां सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में। अगर एक ही है तो नेम लिख दो, ज्यादा है तो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद पोजीशन। पोजीशन भी लिखनी है उनकी, कौन सा ग्रुप कहां है वो आप विद पोजीशन लिखोगे, और कुछ नहीं है। ठीक है? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स तब यूज किया जाता है ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो। ये कब यूज किया जाता है? फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। हर किसी कंपाउंड के लिए यूज नहीं किया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड्स हर जगह नहीं करते। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार लिखा होता है साइक्लो, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। जिन कंपाउंड्स में एक ही रिंग होती है ना, उनके लिए साइक्लो यूज करते हैं। दो रिंग होती है तो फिर बाईसाइक्लो यूज करते हैं। ये सभी तरह के होते हैं, जब बता देंगे आपको कब कौन सा का यूज किया जाता है। साइक्लो, बाईसाइक्लो, तीन रिंग होती है तो ट्राईसाइक्लो, कई जगह स्पायरो भी होता है। एग्जाम्पल आने तो बता दिया जाएगा। बाई स्पायरो भी होता है। अब IUPAC वालों ने तो सब तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं, अपने जो यूजफुल होंगे वो बता दिए जाएंगे। रूट वर्ड या वर्ड रूट, ये इंडिकेट करता है मेन चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं। किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन एटम्स हैं कितने? अगर मेन चेन में एक ही कार्बन एटम है तब इनके लिए तो याद करना पड़ेगा यार। स्टार्टिंग में तो मेथ लिखा है, 2 कार्बन के लिए एथ लिखा है, 3 कार्बन हो तो प्रोप लिखा गया है, प्रोप बताया गया, UPSC ने वाला प्रोप बोला है। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखा गया है। ये चारों तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में, जैसे मीथेन से मीथ लिख दिया गया, मार्स गैस से। ब्यूटेन मेरे को याद है जहाँ तक बटर से आया था, कोई बात नहीं, तुम्हें तो याद करना है। ऐसे C5 से लेकर 10 तक सबको आते हैं। C5 के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन होगा तो हेक्स होता है, 7 कार्बन होता है तो हेप्ट होता है, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है, 9 कार्बन हो तो नॉन होता है, नॉन, 10 कार्बन हो तो डेक होता है, 11 हो तो अन डेक होता है। डेक अन का मतलब एक, 10 के बाद एक। 12 कार्बन हो तो डोडेक होता है, डोडेक होता है। 13 हो तो ट्राइडेक है ना, 14 हो तो टेट्राडेक, 15 तो पेंटाडेक, हेक्साडेक, नोनाडेक है ना, 19 हो मान लो तो नोनाडेक, और 20 हो तो आइकोस, ये लगाया जाता है। वैसे तो 10 के बाद में पूछते ही नहीं है, पर फिर भी मैंने तो बता दिए आपको, नोनाडेक है ये। ठीक है, ये होते हैं बस। वैसे तो 100 तक होते हैं, आपके मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, देख लेना शीट में, लेकिन ज़रूरत है 10 तक ही बहुत है, इतने ही पूछे जाते हैं, इससे आगे नहीं पूछते। आगे जाऊंगा
तो प्रीफिक्स हो गया और वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद सफिक्स आएगा, तो सफिक्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की नेचर को इंडिकेट करता है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड सिंगल है कि डबल बॉन्ड है ना। इंडिकेट्स नेचर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद पोजीशन बताना है, डबल बॉन्ड है तो कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कहाँ है। जैसे किसी कंपाउंड में केवल डबल बॉन्ड है तो एन लगाया जाता है, अगर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया जाता है सैचुरेटेड के लिए। इन कब लगाया जाता है? जब उसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आइन कब लगाया जाता है? लगाया जाता है आइन, ये इसी पोजीशन पे लिखते हैं, कहाँ? वर्ड रूट के जस्ट बाद में। आइन कब लगाया जाता है? कि जब उसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर मान लीजिए दो डबल बॉन्ड है तो उसमें डाई इन लिखा जाएगा। डाई इन मतलब उसमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कौन कौन सी पोजीशन है वो पोजीशन तो पहले लिखनी पड़ती है, यहां बताना पड़ता है। डाई इन से पहले बताना पड़ता है कि 1 पे और 2 पर 2 इन है, डाई इन है, ठीक है। 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मान लीजिए कहीं पर किसी मेन चेन में 3 जगह डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? ट्राई इन लिखना पड़ेगा। मान लीजिए डबल बॉन्ड भी है एक और साथ में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है अलग अलग जगह, तो आपको इन भी लिखना पड़ेगा और आपको आइन भी लिखना पड़ेगा। इन कौन सी पोजीशन पर है वो यहां लिखना पड़ेगा, आइन कौन सी पोजीशन पर है वो यहां लिखना पड़ेगा, इन आइन, ठीक है। इन और आइन ऐसे लिखते हैं भाई, सुन लो। ई एन, ई पूरा नहीं लिखते हैं, ई के बाद वाई आ रहा है ना तो ई उड़ा देते हैं उससे पहले का, ठीक है। ई 9 लिखा जाता है, इन की पोजीशन यहां लिखा जाती है, आइन की पोजीशन यहां लिखी जाती है। मान लीजिए उसमें 2 डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड की चेन में, मेन चेन में, और 3 ट्रिपल बॉन्ड है डिफरेंट पोजीशंस पे। पोजीशन को मैं नहीं लिख रहा हूं तो आपको बताना पड़ेगा भाई डबल बॉन्ड तो 2 हैं, डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं, तो ट्राई आइन। यहां मैंने ई नहीं हटाया, ई इसलिए हटा दिया था कि वाई आ रहा था, यहां वाई नहीं आ रहा इसके जस्ट बाद में। वो इन कहां कहां है आप बताओगे कि 1 पे है कि 2 पर है। वो आइन कहां कहां है वो यहां इस पोजीशन पे लिखना पड़ेगा। इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और भी कई हैं, आएंगे एग्जाम्पल तो बता देंगे। और सेकेंडरी सफिक्स है ना, ये फंक्शन ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है अगर उस कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप है तो। जैसे एल्कोहल होता है तो ऑल लिखते हैं ना, ओइक एसिड लिखते हैं, याद करो, सल्फोनिक एसिड, ऑल, एल, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, वो फंक्शन ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। तो एक बार वापस पीछे आ रहा हूं। वर्ड रूट मैंने बताया, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करते हैं। उससे पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट उस कंपाउंड में है, क्लोरो है, ब्रोमो है, कौन सी पोजीशन पे है, कितने हैं, वो सब पहले लिखोगे। उस कंपाउंड में अगर रिंग है तो साइक्लो बाइसाइक्लो वो लिखोगे। फिर मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 10 है कि 20 है कि 25 है कि 50 है वो लिखोगे। फिर उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है तो कितने हैं, कहाँ हैं, वो लिखोगे। और अगर फंक्शन ग्रुप है तो वो लिखोगे एंड में, कि उसके लिए कुछ ना कुछ फंक्शन ग्रुप के लिए प्रीफिक्स का ऑर्डर बताऊंगा मैं, उनकी टेबल बताऊंगा, वो लिखोगे एंड में विद पोजीशन। ये मैंने फंक्शन ग्रुप, एल्केन, एल्कीन सब के लिए किस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करते हैं वो मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में हम सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, फिर एल्केन, एल्कीन का नेमिंग कैसे करते हैं, वो सारा सीक्वेंस एक साथ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हो गया पहले भी, लेकिन ठीक है। आज की क्लास में जितने टर्म्स मैंने बताए वो टर्म्स को एक बार रीड कर लेना, फिर अच्छी तरह से उन टर्म्स के बेसिस पे उनकी डेफिनेशन खुद दिमाग में सोचना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।